हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के एसएसटी के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है संसाधन और विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले कंप्लीट वीडियो लेटेस्ट सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। और इस वीडियो में मैंने पिछले कई सालों में जो सीबीएसई ने इसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे उसको भी समाहित किया है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हमने इसमें शामिल किया। तो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? संसाधन एवं विकास। संसाधन विकास से जो पहले हम बात क्वेश्चन करने वाले वो है एमसीक्यू यानी बहुविकल्प प्रश्न। तो चलिए बहुविकल्प प्रश्न को देखते हैं जो सीबीएसई 2022 में कई बार क्वेश्चन को पूछा गया है इस चैप्टर से। तो सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अति चराई भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण। अति चराई का मतलब होता है जहाँ पर चरवाहे द्वारा जो जानवर होते हैं, गाय भैंस बकरी, उनको चराया जाता है। तो इसमें कौन से राज्य हैं जिसके माध्यम से भूमि का निम्नीकरण हुआ और उस निम्नीकरण का कारण क्या रहा है? अति चराई। तो अति चराई वो कौन सा राज्य है जहाँ पर अति चराई भूमि निम्नीकरण का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा है? तो वह आपका महाराष्ट्र यानी का। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, उस मृदा की पहचान कीजिए जिसका रंग लाल से भूरा होता है और उसकी प्रकृति लवणीय होती है। तो उस मृदा का नाम है लाल मृदा। निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी मैदानों में सर्वाधिक मृदा अपरदन बढ़ाती है? यानी कौन सी चीज़ जो है मैदानों में मृदा अपरदन को बढ़ावा देती है, मृदा अपरदन को बढ़ाती है? वो कारण है आपका बहता जल। खनन के कारण वनोन्मूलन निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गंभीर भूमि निम्नीकरण का कारण रहा है? तो वो है आपका उड़ीसा। ठीक है ना, कि वहाँ पर ज़्यादा खदानें हैं कोयला वोयला की, तो वहाँ पर ये प्रमुख कारण रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसाधनों के विकास की समस्या नहीं है? तो संसाधनों के विकास की समस्या वो नहीं है, इसमें से वो है संसाधनों का समान वितरण। ठीक है, आप देख सकते हैं सीबीएसई 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, ये पाँचों क्वेश्चन सीबीएसई 2022 में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित मानवीय क्रियाओं में से किसने भूमि निम्नीकरण में सर्वाधिक योगदान किया है? तो मानवीय क्रियाओं में से किसने भूमि निम्नीकरण में सर्वाधिक जो है योगदान किया है? तो वह है आपका वन उन्मूलन। ठीक है, वनों की कटाई। भूमि जहाँ 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती ना की गई हो, ठीक है, क्या कही जाती है? जहाँ 1 से 5 वर्ष तक खेती नहीं की जाती उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पुरातन या परती। ठीक है, सीबीएसई ने इसे अपने आदर्श प्रश्न पत्र में इस क्वेश्चन को दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन 1992 में पर्यावरण के बचाव और सामाजिक आर्थिक विकास को विश्व स्तर पर विचार के लिए आयोजित किया गया था? तो उस सम्मेलन का क्या नाम है? तो उस सम्मेलन का नाम है रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। भारत में विभिन्न प्रकार भू आकृतियाँ हैं। निम्नलिखित में से किन में नदियाँ बहती हैं और पर्यटन आदि के लिए उचित वातावरण पेश करती हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका पर्वत। ठीक है, सीबीएसई आदर्श क्वेश्चन में इसमें शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किन मानवीय क्रियाकलापों द्वारा भूमि का निम्नीकरण हुआ है? तो वो कौन सी मानवीय क्रियाकलाप है जिनके द्वारा भूमि का निम्नीकरण हुआ है? तो वह है जंगलों को काटना। ठीक है, जंगलों काटने से निम्नीकरण हुआ है। निम्नलिखित सुरागों के आधार पर मिट्टी का पता लगाइए। तो यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए, कुछ कथन दिए गए, इस पर हमें मिट्टी के प्रकार का पता लगाना है। तो अत्यधिक तापमान और वर्षा से विकसित होता है। ह्यूमस के मामले में कमी होती है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के पर्वतीय क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। तो ये मिट्टी किस प्रकार की है और यहाँ पर किस मिट्टी की बात की गई है? तो यहाँ पर बात की गई है लेटराइट मिट्टी। जैसे आप सभी को पता है लेटराइट मिट्टी जो है अत्यधिक वर्षा वहाँ से विकास होता है और ह्यूमस के मामले में कमी होती है और यहाँ पर चाय कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है लेटराइट मृदा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्रोत को हम ज्वार ऊर्जा में गिन सकते हैं? तो वो कौन सा स्रोत है जिसे ज्वार ऊर्जा में गिना जा सकता है? तो नवीकरणीय स्रोत को जो है ज्वार ऊर्जा में गिना जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरण योग्य है? तो कौन सा संसाधन जो है वो नवीकरणीय योग्य है? तो अगर हम संसाधन के नवीकरण योग्य की बात करें तो वो कौन सा संसाधन है? तो वह दोस्तों पवन व जल जो है नवीकरण योग्य है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? तो व्यक्तिगत संसाधन नहीं है
तो है वो है सड़कें, नहरें जो है व्यक्तिगत संसाधन है, जबकि बाग व्यक्तिगत है, शहरों में घर व्यक्तिगत है, भूमि के स्वामी जो है व्यक्तिगत है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय संसाधन नहीं है? तो राष्ट्रीय संसाधन की अगर हम बात करें वो कौन सा जो राष्ट्रीय संसाधन है, शहरों में घर जो है राष्ट्रीय संसाधन है, जबकि निजी संसाधन होता है। ठीक है। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 1992 में हुआ पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है। देश के क्षेत्रफल का कितना भाग मैदान है? तो देश के क्षेत्रफल कितना भाग मैदान है? तो वह है लगभग 43%। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वो कौन सा कथन सत्य है? तो भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। देश की राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत वांछित हैं? तो कितने वांछित हैं? तो वह है आपका 33%। ठीक है। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भूमि के निम्नीकरण का जो मुख्य कारण महाराष्ट्र में है तो वह है आपका अति पशुचारण। क्या है? अति पशुचारण। भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब निर्धारित की गई? तो भारत में राष्ट्रीय वन नीति निर्धारित की गई थी वर्ष 1952 में। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जलोढ़ मृदा से बना है? तो कौन सा क्षेत्र जो जलोढ़ मृदा से बना है? तो वह आपका उत्तरी मैदान यानी घा। काली मृदा निम्नलिखित में से किस खेती के लिए उचित समझी जाती है? तो कपास, इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। लो अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लो अयस्क जो है वो किस प्रकार का संसाधन है? तो वह अनवीकरणीय योग्य संसाधन लो अयस्क। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वो है अधिक सिंचाई। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत नवीकरणीय योग्य है? तो वह कौन सा स्रोत है जो नवीकरणीय योग्य? वो है सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अनवीकरणीय है? तो अनवीकरणीय जो संसाधन है वो है जल ऊर्जा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा संसाधन सामुदायिक स्वामित्व वाला है? तो वह संसाधन जो जो सामुदायिक स्वामित्व वाला है तो यह चारागाह जो है सामुदायिक स्वामित्व वाला होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 29। निम्नलिखित में कौन सा संसाधन संचित कोष है? तो संसाधन जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी प्रारंभ नहीं हुआ है तो इसे कहते हैं संचित कोष। ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। एमसीक्यू से संबंधित वन वर्ड में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वन और अति लघु उत्तरीय प्रश्न में इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अब यहाँ देख सकते हैं संसाधन से क्या अभिप्राय है। तो मानव आवश्यकता की पूर्ति जो चीज़ से भी होती है उसे हम संसाधन कहते हैं। जैसे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव है और सांस्कृतिक रूप से मान्य एक संसाधन कहलाता है। तो ये संसाधन की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को वर्गीकरण कितने प्रकार का किया गया है? तो उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करें तो जैव इनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है, इनमें जीवन पाया जाता है जैसे मनुष्य, वनस्पति जात। अजैव संसाधन ये निर्जीव वस्तुओं से बने हैं जैसे चट्टानों व धातुएं। समाप्ति के आधार पर अगर हम बात करें तो समाप्ति के आधार पर संसाधन जो है वो है नवीकरणीय और अनवीकरणीय योग्य। ये भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत हो जाते हैं जैसे पवन ऊर्जा, अन्य पवन यानी इसको दोबारा से जो है बनाया जा सकता है। अनवीकरणीय योग्य कण जो एक बार समाप्त होने पर दोबारा बनाए नहीं जा सकते या उनको बनने में काफ़ी समय लगता है जैसे खनिज। ठीक है। इसी प्रकार से हम स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण करते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। और अगर और संसाधनों की बात करें तो जैसे बात की जाए तो इसमें राष्ट्रीय संसाधन भी है। ठीक है। विकास के स्तर पर भी सब अगर हम बात करें तो विकास के स्तर पर जो है संभावी विकसित भंडार संचित कोष भी इसमें आते हैं। ठीक है। तो ये सब है स्वामित्व के आधार पर। तो व्यक्तिगत या निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं जैसे भूस्वामी अथवा मकान मालिक। सामुदायिक या समुदाय के अधीन होते हैं जैसे चारण भूमि, गांव के तालाब। इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से विकास के स्तर के आधार पर कौन कौन से होते हैं? तो संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। ठीक है। तो ये भी आपको देखना है। अगला है संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग से उत्पन्न किसी एक समस्या को उल्लेख कीजिए। तो क्या समस्या हो सकती है? कुछ व्यक्तियों के लालच के परिणामस्वरूप संसाधनों का ह्रास हो जाता है और संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा होना जैसे ओजोन परत का अपक्षय। इसी तरह रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था और
इसमें कितने राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था? तो यह क्वेश्चन भी आएगा। जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्रित हुए थे। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खनिजों के भंडार हैं, किसी एक का नाम है तो वह है कोयला। ठीक है। इसी प्रकार से राजस्थान में किन ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है? तो राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा की बहुतायत है। तो ये आप देख सकते हैं, इन सभी क्वेश्चन को आपको कर लेना है कंप्लीट। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जितना भी समय लगे आपको इस वीडियो में, इसको कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल छोड़िएगा मत, क्योंकि इन वीडियो से बाहर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो कंप्लीट क्वेश्चन को हमने इसमें समाहित किया हुआ, जिससे आपको काफ़ी आसानी हो और सभी जो है उत्तर के साथ दिए गए हैं, तो इसको ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल भी इसे आप मना मत कीजिएगा। ठीक है, अगला है वन मृदा की विशेषताओं को वर्णन कीजिए। ठीक है, तो वन मृदा की विशेषता क्या होती है? तो वन मृदा पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, जहाँ पर पर्याप्त वर्षा वन होते हैं। इनमें पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन आता है, जैसे नदी घाटियों से में ये मृदाएँ दोमट और सिलदार होती हैं। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अप्रदन होता है और ये अधिशिलिक तथा ह्यूमर रहित होती हैं, और नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में ये मृदाएँ उपजाऊ होती हैं। इसी प्रकार से जो है मरुस्थलीय मृदा की विशेषताएं पूछा जा सकता है, इसको भी आपको देख लेना है। अब सीबीएसई 2018-19 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि भारत में पाई जाने वाली काली मृदा की किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं को वर्णन कीजिए। तो काली मृदा विशेषता जो यहाँ पर देखिए, इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं, इसे कपासी मृदा भी कहते हैं। कपास के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है और इस प्रकार की मृदा दक्कन पठार क्षेत्र के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती हैं और लावा जनित शैलों से बनी होती हैं। सीबीएसई 2018-19 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये सभी क्वेश्चन को आपको कर लेना है। ठीक है ना, देख सकते हैं कई बार सीबीएसई ने यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं, तो इसको आपको करना ही करना है, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, चलिए, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन के उद्देश्य और निर्णयों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। इसके बाद सीबीएसई 2017 में इसको क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी आपको कर लेना है दोस्तों। ठीक है ना, संसाधन नियोजन क्या है, भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है, तो ये सारी चीज़ें आपको करना है। ठीक, कर लीजिएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं भारत के विभिन्न राज्यों में भूमि निम्नीकरण के कारणों का उल्लेख कीजिए और भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के उपाय बताइए। खनन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई, खनन, खनिज प्रक्रिया, औद्योगिक जल निकास, यह है निम्नीकरण के कारण। उपाय क्या क्या हैं, तो उपाय भी यहाँ पर दिया गया दोस्तों। मृदा निर्माण के 3 कारकों की व्याख्या कीजिए अथवा मृदा संसाधन की निर्माण प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। सीबीएसई 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इसको आपको कर लेना। ठीक है ना, इस तरह से सभी क्वेश्चन को आपको कर लेना दोस्तों। इसके बाद है जलोढ़ मृदा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए और ये भारत में किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है और इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है महाराष्ट्र की मृदा किस वर्ग में आती है, उसका वर्णन कीजिए अथवा काली मृदा की विशेषताओं का निर्माण और क्षेत्र में आदि का उल्लेख कीजिए ना, सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। इधर लेटराइट मृदा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर ये भी है। के बाद जो है गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता किन शब्दों में व्यक्त की है अथवा व्याख्या कीजिए। अथवा में संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित ढंग से संसाधन संरक्षण का पक्ष कहाँ कहाँ पर लिया गया उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता था, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, भारत में भू संसाधनों का वर्णन कीजिए। इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों हमने इसमें समाहित कर दिया, जो पूछे जा सकते हैं, जो पूछे गए हैं और सीबीएसई ने जिन क्वेश्चन रिपीट किया है, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर करना है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।